हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो सीरीज चल रहा है गेटवे टू बेटर हेल्थ स्टेम सेल थेरेपी में ऑलमोस्ट 7 डेज तो हो गया है और बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। और मुझे लगता है काफी लोग हर एक जो उसके टॉपिक्स थे उसको पूरी तरह से उनको नॉलेज मिल गया है। आज हमारा जो प्रोडक्ट है, मेन जो है हमारा फाइटो लाइफ का जो एसेंस केयर है। अभी तक आप लोगों ने सारी चीजें सुन ली हैं, ठीक है। पर बेस में क्या है वो तो सुना ही नहीं किसी ने, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उसको भी जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या है इसमें जो हम हमको 100 नहीं 200% रिजल्ट दे रहा है। तो आज इसी के ऊपर सुमीर सर हमको पूरा डिटेल देंगे। साथ में हम 2 से 3 डिजीज को भी कवर करेंगे, कार्डियक इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज, इम्बैलेंस, और लास्ट में हम प्रोस्टेट को भी लेने वाले हैं आज, क्योंकि एक काफी लोगों का आया है, इसके लिए हम लोग ने उसको भी एक ले लिया है। तो एंड तक आप बने रहिए, ऐसा ना हो कि आप धीरे धीरे निकल जाएं, क्योंकि लास्ट में डिजीजेस को समझना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट तो आप समझ ही लेंगे। तो मैं चाहूंगी सुमेर सर को हैंड ओवर करूं, और वेलकम सुमेर सर, आप इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट करें और अपना एक्सपीरियंस हमको शेयर करें। थैंक यू सर। जी, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस मीटिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस जूम के अंदर। और आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए और लोगों का कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए जो है कि आप राइट टाइम के ऊपर यहाँ पर होते हैं। तो मैं जो है कि थैंक्सफुल हूँ आप सभी का, और थैंक्सफुल हूँ रेनू मैडम का कि जिन्होंने इतना अच्छा जो है कि सीरीज चलाया है, जिसकी वजह से जो है कि सभी लोग बहुत सारी बातें जानना मतलब जान पा रहे हैं। और आपके पास जो प्रोडक्ट है, आपके पास जो एसेंस केयर नाम का स्टेम सेल है, वो क्या कर सकता है उसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है। जी, तो जहां तक इंग्रेडिएंट की बात है, तो इंग्रेडिएंट के ऊपर मैं आपको जो है कि थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, और उसके बाद हम लोग जो है कि इंग्रेडिएंट का क्या मतलब है सर। सर इंग्रेडिएंट वन का मतलब मिनट ये। सर, सॉरी सर, आपको स्लाइड चाहिए रहेगा सर? हाँ, कोई बात नहीं, कीजिए ना। स्लाइड अगर चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर नहीं नहीं, आप स्लाइड चलाइए ना मैडम, ठीक, चलाइए। ठीक है सर। जी, तो कहने का मतलब यही था कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है, या जिस चीज को आप लोग लेके निकले हो, उसको स्टेम सेल कहा जाता है। और हमारा जो मेन जो इंग्रेडिएंट है वो स्टेम सेल ही है। और स्टेम सेल तो काम करता करता और करता ही है। मैडम, इसको वन बाय वन लगाइएगा। हाँ सर। जी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एसेंस केयर है, जी, हमारा जो एसेंस केयर है उसके अंदर 15 इंग्रेडिएंट दूसरे और है, जैसे कि मेलास डोमेस्टिका और सोलार वाइटिज। ये दो के स्टेम सेल तो हमारे पास है ही है, यानी कि वो तो जो है कि मेजर हमारे वही है। लेकिन उसके सपोर्ट के लिए जो इंग्रेडिएंट दूसरे दिए गए हैं, उसके ऊपर अगर एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर बात किया जाए तो एक इंग्रेडिएंट को समझाने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। तो इतना लंबा तो हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, यहां पर चौक आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है सर, कि जैसे कि हमारा ये जो है कि स्टेम सेल वर्क कैसे करता है। और आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम जब ये पड़ीकी, यानी कि ये पड़ीकी को तोड़ के जीभ के नीचे रखते हैं, तो ये सीधा थैलेमस में जाता है, और फिर जहां भी जो है कि इसकी जरूरत होती है, ऑटोमेटिक अपनी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है सर। बाय द वे किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, बाय द वे किसी को हार्ट के इश्यूज है, या फिर बाय द वे किसी को किडनी के इश्यूज है, लीवर के इश्यूज है, इंटेस्टाइन के रिलेटेड इश्यूज है, या फिर जो प्रोस्टेस्ट का जो आज बात की थी, प्रोटेस्ट की जो, तो उसका कोई इश्यूज है, तो उस सारी जगह पर जो है कि ये ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब होता है सर। लेकिन मैंने जैसा बोला कि सर आप जो 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 स्टेम सेल ले रहे हैं वो जाके क्या करेगा, उसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि हमारे अंदर जो ऑलरेडी डॉर्मेंट फॉर्म में स्टेम सेल पड़ा है उसको एक्टिवेट करने का काम ये
करता है सर। और जैसे ही हमारा, मान लीजिए कि एक किडनी फेलियर व्यक्ति है और उसका नेफ्रॉन सेल यानी कि डैमेज है, इसकी वजह से किडनी को मतलब की प्रॉब्लम आ रही है सर, किडनी से रिलेटेड जो है कि इश्यूज खड़े हुए हैं जी। तो ये जो है कि प्रोडक्ट जाके क्या करेगी कि स्टेम सेल जो है वो जाके जो है कि हमारे अंदर के जो डोरमेंट स्टेम सेल है उसको एक्टिवेटेड करेगी। और जैसे ही हमारे स्टेम सेल एक्टिवेट होते हैं तो उनके अंदर तो ये खास बात है कि वो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। और कन्वर्ट करने के बाद एक नया नेफ्रॉन जन्म लेता है, एक नया कार्डियक जन्म ले सकता है, एक नया न्यूरॉन जन्म ले सकता है, एक नया ओटिक जन्म ले सकता है, ऑप्टिक जन्म ले सकता है, डर्मेट जन्म ले सकता है, एक्स वाई जेड यानी कि स्पेशलाइज सेल जितने भी है वो नया बनेगा। लेकिन आप एक बात समझिए ना सर, मैंने लमसम एक सेशन में बोला भी था कि जो नया सेल जन्म लिया है वो भी तो मर सकता है ना, और वो भी मरता है। और इसीलिए वो जो नया सेल जन्म लिया है वो डेड ना हो, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो है कि एसेंस केयर जो है कि प्रोडक्ट के अंदर बाकी के 15 इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं। अब बाकी के 15 इंग्रेडिएंट क्या काम करेंगे उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा से हम लोग समझ लेते हैं। जो है कि नया सेल बन गया, अब इसको प्रोटेक्ट, देखिए सेल को 3 चीजें चाहिए है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं सर कि आप किसी भी जो है कि इनक्योरेबल डिजीज से प्रॉब्लम में है, अगर आप प्रॉब्लम में है तो नो प्रॉब्लम सर, दिक्कत मत रखिए। आप कुछ नहीं भी खा रहे हैं ना सर, तो भी आपका जो नया सेल होगा वो डेड नहीं होगा सर, क्योंकि ये फॉर्मूला ही ऐसा तैयार किया गया है एसेंस केयर का कि अगर कोई बंदा कुछ ले नहीं पा रहा है, कुछ खा नहीं पा रहा है, कुछ पी नहीं पा रहा है, नो प्रॉब्लम सर, उसकी ये सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली इस पड़ीकी के अंदर ही जो है कि सॉल्व्ड है। और वो सॉल्व ऐसे है कि उसके अंदर 15 इंग्रेडिएंट दूसरे भी दे के रखे हैं, जैसे कि एप्पल स्टेम सेल के बारे में मैडम ने बता ही दिया था। आगे लीजिए मैडम, इसके आगे जी। और इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं। आगे आगे बात कीजिए जी। आगे बात कीजिए जी। हाँ, ग्रैप के बारे में भी बात कर लिया है मैडम। फाइटोसैल्टेक के ये 2 प्रोडक्ट है हमारे पास, इंग्रेडिएंट है, यानी कि मेलास डोमेस्टिका और सोलर वाइटीज। और वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी है। आगे लीजिए मैडम, जो नया जो भी इंग्रेडिएंट आपके सामने आने वाला है जी। हम्म, जी, जाने दीजिए। अगर आप दिखा रहे हैं तो फिर देख ही लेते हैं जी। ग्लिसोडिन जी, ये भी एक बहुत ही अच्छा जो है कि इंग्रेडिएंट है सर। जो है कि ग्लिसोडिन जो है कि हमारी बॉडी में जाके जो है कि 2-3 काम बहुत ही अच्छे करते हैं। पहले तो यह कि न्यूट्रिशन ये भी अवेलेबल करवाता है सर। और ये ग्लिसोडिन जो है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी जो है कि बाहर निकालने का काम जो है कि ग्लिसोडिन बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, और बहुत ही पावरफुल अंदाज से करता है। और ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है सर कि जिनको बहुत सारी जो है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी थकान लगना, बहुत सारा मजा नहीं आ रहा है, या फिर कि थोड़ा चलने पर ही जो है कि उनको हाँफ जाना होता है। ये सारी, यानी कि हमारी बॉडी में से जो जो है कि सर की जो फालतू की चीजें होती है उसको जो है कि इसको आप डिटॉक्सिफायर भी दूसरी भाषा में कह सकते हैं सर। लेकिन ये डिटॉक्सिफायर के साथ साथ में ये जो है कि आपके दूसरे भी बहुत सारे चीजों के ऊपर जो है कि काम करता है। आपके जो सेल है उसको न्यूट्रिशन से अवेलेबल करवाने की कोशिश करता है, और उसको जो है कि और भी जो है कि प्रोटेक्ट करने का काम भी ये करता है। मैडम आगे जान दीजिए। ग्लिसोडिन आपने समझा लिया। एस्टाजेंट सर, मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज अवेलेबल है जो सिर्फ एस्टाजेंटिन के ऊपर चलती है जी। और वर्षों से चल रही है सर, जो एस्टाजेंटिन को ही जो है कि आगे दे रही है सर। और ये इतना अच्छा काम कर रही है सर कि आपका जो सेल नया बनेगा उसको विटामिन जो है कि ई की पूरी जो है कि वो करती है सर। और दूसरा इसका जो है कि सरप्राइज डीएनए डैमेज, मतलब कि डीएनए डैमेज हो रहा है उसको भी ठीक कर रहा है सर। और 17 टाइम्स मोर पोटेंट देन ग्रेप्स सीड जो है कि एक्सट्रैक्ट। देखिए सर, ग्रेप सीड के एक्सट्रैक्ट से और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि विटामिन सी मिलता है, वो भी प्रोटेक्शन का काम करता है, न्यूट्रिशन का भी काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट को भी खत्म करता है। तो जो उससे हो रहा है सर,
या उससे हो सकता है उसे 17 टाइम मोर ये जो कि एस्टाजेंटिन कर सकता है सर। एस्टाजेंटिन के ऊपर चलने वाली बहुत सारी कंपनी है, उसके दाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन एक ही प्रोडक्ट को लेके जो है कि एस्टाजेंटिन के नाम के ऊपर हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां चल रही है, उसका भी जो है कि इंग्रेडिएंट हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है। आगे लीजिए मैडम, आगे क्या आया है? लिंची। जी, लिंची एक जो है कि फ्रूट होता है सर, और ये लिंची का फ्रूट भी जो है कि हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने में बहुत काम लगता है, और ये भी हमारे सेल को प्रोटेक्ट करने में बहुत सारे जो है कि काम कर सकता है, और ये भी जो है कि उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराने में बहुत सारा काम लेता है। और आगे जान दीजिए मैडम फटाफट, क्योंकि बहुत सारी बातें दूसरी सी बख्तूम सर, ये बहुत तगड़ा इम्पोर्टेंट जो है कि रवैया आपने मतलब कि बताया है। सी बख्तून सर, सी बख्तून के ऊपर भी बहुत सारी कंपनी जो है कि चल रही है मार्केट के अंदर, और अकेली इसी के ऊपर जो है कि चलती है सर जी। कुछ कंपनीज के नाम मुझे अगर ध्यान में आए तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सी बख्तून को लेके, और आज तक जितने भी हेल्थ केयर में लोग जो आ रहे हैं सर, सी बख्तून का डब्बा भी लेके आते हैं। सी बख्तून होता क्या है सर, मैं आपको ये बता दूं, ये समुद्र में पैदा होने वाली एक घास है सर जी। ये समुद्र में ही पैदा होती है और कहीं होती नहीं है। और सी बख्तून के ऊपर अगर आपको जानना है तो मोदी जी ने भी एक बहुत तगड़ा स्टेटमेंट दिया है। गूगल के ऊपर जाके मोदी प्लस सी बख्तून करना, आपको उसकी सारी जानकारी के बारे में जो है कि पता चलेगा कि सी बख्तून जो है कि लोगों को लेने के लिए, मतलब कि ये कैंसर को ट्रीट करने में भी जो है कि बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में जो, देखिए सर मैंने आपको फिर बताया है, आप थोड़ा सा डिफरेंट समझ लीजिए कि इम्यूनिटी डाउन होती है तो वो इम्यून सेल के डैमेज होने की वजह से होती है, और इम्यून सेल जो है कि स्पेशलाइज सेल है। लेकिन बाकी के सारे लोग जो है कि उसका उपयोग सी बख्तून का इसलिए करते हैं कि बाकी के जो सेल बच गए हैं उन, क्योंकि आप जानते हैं सर कि वो सेल तो डैमेज हो गया तो दोबारा से नहीं बनेगा। रहने दीजिए मैडम, यहाँ पे वो जो है कि सेल दोबारा से नहीं बनेगा। लेकिन सी बख्तून इसलिए खास करके लिया जाता है कि आपने जो नया सेल पैदा किया है उसको भी पोषण और तगड़ा मिले, और वो और ज्यादा शक्तिशाली बने, और जो आपके ऑलरेडी सेल बच गए हैं उनको पावरफुल, यानी कि इम्यूनिटी को पावरफुल करने में भी ये बहुत काम लगता है। कैंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये बहुत काम लगता है। लोग इसको अकेले को भी लेके कैंसर को प्रोटेक्ट करने की जो है कि कोशिश करते हैं सर। सी बख्तून अपने आप में एक बहुत जबरदस्त जो है कि वो है सर। इसके ऊपर भी आप ध्यान सकते हैं। आगे आगे जो है कि बेरीज है, ये टोटल सर बेरीज के नाम खाली मैं आपको बोल देता हूँ, उसके बाद एकाई बेरी, आगे आगे लेते जाइए, फिर इनके क्या पावर है वो भी आपको बता देते हैं सर। अकोरोला जी, आगे जान दीजिए। कैमू कैमू भी एक फल होता है सर, और कैमू कैमू के अंदर भी बहुत सारे गुण धर्म है, और कैमू कैमू भी जो है कि आपके सेल को प्रोटेक्ट करने में बहुत काम करता है, उसको भी न्यूट्रिशन देने में बहुत काम करता है, ऑक्सीजन को जो लेवल को जो है कि बढ़ाने में आगे बहुत सारी मदद कर सकता है, और बहुत सारे जो है कि फालतू की चीजों को बाहर निकालने में भी जो है कि आपकी बॉडी में काम करता है। आगे जान दीजिए मैडम। मिक्स्ड बेरी सर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रहने दीजिए मैडम, इसको रहने दीजिए। देखिए सर कि मैंने जैसा आपको बताया है कि 7 टाइप्स ऑफ बेरी, जिसमें ब्लूबेरी है, अकाई बेरी है, और बहुत सारे बेरीज के नाम यहाँ पर आपको देखे रखे हैं। ये 7 बेरी काम क्या करते हैं सर? बेरी का मतलब होता है सर, गुजराती में कहवा है कि बोरा। हेलो, बोरा है कोई जो है, बोरा नहीं कहते सर, कभी कभी हम लोग खाते हैं, वो इस टाइप की ही बेरीज होती है। हमारे हिंदुस्तान में भी पाई जाती है और फॉरेन में भी पाई जाती है। तो 7 टाइप्स बेरीज जो है कि वो ये काम कर रही है सर आपका, कि आपका जो सेल बना है सर उसको जो है कि खास करके मैंने जैसे बोला ना सर कि एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। तो जो है कि आपका जो 7 बेरीज है वो हाईली एंटीऑक्सीडेंट है सर, कि आपके जो नया सेल बना है या जो सेल आपका होगा उसको प्रोटेक्ट करने का खास करके जो है कि यही 7 बेरीज काम करते हैं सर। 7 बेरीज को मिलाया गया है। इसके आगे जो है कि मतलब कि ये बेरी मिलके ना सर, इसका जो परसेंटेज है बहुत हाई होता है सर। मतलब कि नया जो सेल बना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई निभा रहा है, एंटीऑक्सीडेंट की अगर कोई भूमिका निभा रहा है सर, तो वो जो है कि ये 7 बेरी निभा रहे हैं। और बाकी के जो जितने भी इंग्रेडिएंट दे रखे हैं वो इंडिविजुअल जो है कि छोटी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी आपका काम करेंगे सर। आगे लीजिए मैडम। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल इसको सर दूसरी भाषा में एलिवेडा भी कहते हैं। और ये क्या है सर, एक्चुअली ये जो है कि इसको अगर हिंदी भाषा में कहा जाए ना सर,
तो इसको कहते हैं जैतून का तेल। जैतून का तेल आपने कभी नाम सुना होगा सर। ये जैतून के का खाली तेल ही नहीं है, उस तेल में से निकाला गया एक्सट्रैक्ट एलिवेडा, या फिर ये जो कि हेटोलिव कहा जा रहा है, वो है सर। और ये सर इसकी महिमा अगर आपको सुनना है तो हिंदू धर्म के ग्रंथों में तो मुझे बहुत पता नहीं है, लेकिन कुरान में इसके लिए जो है कि स्पेशली जो है कि कुछ ग्राफ्स लिखे गए हैं सर कि ये जो है कि अमृत तुल्य होता है सर जी। मतलब कि भगवान, मतलब कहता है ना सर कि जब हमने वो समंदर मंथन किया था, यानी कि देवी और देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समंदर मंथन में, उसमें से एक जो है कि रत्न निकला था, वो अमृत निकला था सर। और अमृत को पीने से लोग अमर हो जाते हैं। तो इसकी भी कैटेगरी उसी में आती है सर, कि ये जो है कि इतना जबरदस्त ऑलिव ऑयल होता है सर कि ये अमृत की तुलना इससे की जा सकती है। आपकी बॉडी के लिए हर तरीके से ये बहुत काम का है सर। और स्पेशली इसको लोग जो है कि अलग से भी लेने की कोशिश करते हैं सर। इसके बाद मेलन एसओडी भी होगा। मेलन एसओडी भी जो है कि आपके जो है कि कैटालिस्ट का काम करता है सर, मेलन मेलन एसओडी। और इसके आगे जो है कि मुझे लगता है कि सी बख्तूर हो गया, ये सारी चीजें पूरी हो चुकी है। मेरा कहने का मतलब है सर कि इतनी सारी बातें न तो आपको याद रहेगी या किसी को याद रहेगी, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपके पास जो दूसरे 15 इंग्रेडिएंट है, उसमें से 7 को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जो है कि 8 इंग्रेडिएंट है, उनके एक एक के ऊपर जो है कि एक एक कंपनी पूरी चलती है। एस्टाजेंटिन के ऊपर भी चलती है सर, ग्लिसोडिन के ऊपर भी चलती है। फिर जो है कि ये जो अभी आपको ऑलिव ऑयल बताया गया था, जैतून का तेल, इसके एक्सट्रैक्ट के जो है कि एक्सट्रैक्ट के ऊपर भी जो है कि कंपनी चलती है। तो एक एक कंपनियां आके इसके ऊपर चल रही है। तो आपको ये मिलके चलना चाहिए कि जो 17 नहीं 17 कंपनीज के पास जितने अलग अलग प्रोडक्ट है, वो सारे के सारे गुणधर्म आपकी अकेली प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, जो आपकी जो है कि एसेंस केयर के अंदर है सर। तो एसेंस केयर एक ऐसा मतलब कि जबरदस्त प्रोडक्ट है, एक ऐसा जोरदार प्रोडक्ट है कि यहाँ पर अगर कोई बंदा कुछ खा भी नहीं रहेगा या कुछ पिएगा भी नहीं या कुछ नहीं करेगा, तो भी वो ठीक हो सकता है सर, और हो ही जाता है। इसमें कोई संभावना, मतलब कि इसमें कोई शंका कोई स्थान है ही नहीं। तो इंडिविजुअली हम लोग जो है कि फटाफट, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है और हमें 3 जो है कि मेन डिजीज के ऊपर बात लेनी है। तो फर्स्ट डिजीज जो है कि मैं ही शुरू कर देता हूं, मैडम ने शायद बताया ही था आपको, और आपको बताया होता था, कार्डियक इश्यू। कार्डियक इश्यू का सीधा सा मतलब है सर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जी, आपके हार्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे जो है कि कार्डियक इश्यू है सर। अब इसमें आप ले लीजिए कि आपका हार्ट का जो है कि पंपिंग कम होना, आपका बीपी हाई या फिर लो होना, आपके ब्लॉकेज का आ जाना। कुछ लोगों के कहते हैं सर कि वाल्व खराब हो गए, यानी कि वाल्व काम नहीं कर रहे हैं, तो वाल्व का होना। अभी मेरे पास रेखा चित्र नहीं है, आप रूबरू होते तो मैं पूरा ग्राफ बना के आपको दिखाता कि इसमें किस तरीके से क्या क्या, मतलब कि ये रेस्पिरेटिव, मतलब सॉरी, हाँ, ये पूरा का पूरा जो है कि रेस्पिरेटिव सिस्टम है सर, मतलब श्वास लेने वाला पूरा सिस्टम होता है। और श्वास लेने के साथ में हार्ट भी जुड़ा ही है सर। तो जो है कि ये कार्डियक इश्यू का जो है कि आने से क्या क्या और किस तरीके की बीमारी आ सकती है, या किस तरीके की दिक्कतें आती है, उसका अपन थोड़ा सा जो है कि कर लेते हैं सर। जब हार्ट कमजोर होता है तो ये दुनिया की सबसे भयंकर और सबसे जबरदस्त बीमारी कही जा सकती है सर। हार्ट का कमजोर होने का, यानी कार्डियक इश्यू आने के बहुत सारे कारण हैं। कारण के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहला जो है कि कार्डियक इश्यू जब आता है तो हार्ट का जो कार्यवाही होता है सर, हार्ट जिस तरीके से, यानी कि आपको पता है सर कि डॉक्टर जब आपका जो है कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये नब्ज दे के हार्ट की जो है कि हार्ट बीट मापने की कोशिश करता है जी। और वो हार्ट बीट मापने का मतलब कि अमुक सेकंड में अमुक बार जो है कि आपका हार्ट की धड़कन होनी चाहिए सर। अगर वो नहीं हो रही है सर, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात यह है कि हार्ट को बार बार जो है कि पंप करना पड़ता है, और बार बार जो है कि सिकुड़ता है, बार बार उसको पंप करना होता है। आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेके जब तक मरेंगे नहीं, तब तक हार्ट अपना काम बंद नहीं करता सर। आप अगर थक जाते हैं तो सो सकते हैं, लेकिन हार्ट सोता नहीं है, इतना याद रखना सर है। आप अगर सो भी रहे हैं तो भी हार्ट चलेगा, क्योंकि अगर हार्ट सो गया तो आप परमानेंटली सो जाएंगे जी।
तो हार्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स जो है कि क्रिएट हो रहे हैं, उनमें से जो है कि मैं 2-3 प्रॉब्लम्स की जो है कि बात कर सकता हूं। अगर आपके हार्ट यानी कि हार्ट का जो, अगर आप कहते हैं सर कि कार्डियक का इशू को लेके अगर आप अपनी एंजियोग्राफी करवाएंगे, तो उसमें जो है कि हार्ट का पूरा जो है कि समाचार आ जाता है कि आपका हार्ट कितना परसेंट काम कर रहा है। परसेंट का मतलब होता है कि 75%, 50% या फिर 25%, कुछ लोगों का तो 5% ही काम कर रहा होता है। इसका सीधा सा वजह यह है सर कि हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर तभी आते हैं जब हमारे स्पेशलाइज सेल यानी कि कार्डियक सेल डैमेज होते हैं। और हम लोग पिछले 10 दिनों से, सॉरी 10 तो नहीं हुए लेकिन 5-7 दिन हो गए, 5-7 दिनों से एक ही बात के ऊपर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक नॉर्मल सेल, दूसरे स्पेशलाइज सेल। नॉर्मल सेल सभी जगह पाए जाते हैं, रोज नए पैदा होते हैं और रोज खूब मरते हैं। लेकिन स्पेशलाइज सेल जो है कि हमारी बॉडी में स्पेशली किसी ऑर्गन में ही पाए जाते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो एक बार अगर डैमेज हो जाए तो जिंदगी में दोबारा फिर से कभी जो है कि एक्टिवेट नहीं होता या नहीं दोबारा बनता, इसलिए वो परमानेंट लॉस हो गया होता है। और अगर आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, पहला इश्यू तो मैं यही कह रहा हूं सर कि आपको बहुत सारे लोगों को देखना सर, हार्ट पंप ही नहीं करता, कर रहा है तो बहुत ही जो है कि धीरे कर रहा है या जितने प्रेशर में करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है। उसकी सीधी सी वजह है कि हार्ट के अंदर जो काम करने वाले जो कार्डियक सेल है वो डैमेज हो चुके हैं सर, या फिर कमजोर हो गए या फिर फिनिश होने को आए हैं सर। तो हार्ट जब कमजोर होता है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके कार्डियक सेल कमजोर हो गए। हार्ट जब कम काम कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके हार्ट के अंदर जितने भी जो है कि कार्डियक सेल थे उसमें से बहुत सारे डैमेज हो चुके हैं और कुछ ही बचे हैं। तो अब डॉक्टर साहब के पास एक ही तरीका है कि अगर इस प्रॉब्लम में से निकलना है तो सीधी सी बात है, या तो हार्ट ट्रांसप्लांट करे या फिर वो जो है कि सबसे पहला ध्यान तो कि जो बच गए हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसलिए वो जो है कि बचे हुए कार्डियक सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा और उनको थोड़ा बीट भी करेगा कि आप पूरे दमखम के साथ काम कीजिए। बावजूद इसके इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है कि सबसे पहले दिक्कत तो आ ही जाती है सर, क्योंकि हार्ट अगर सही तरीके से पंप नहीं करेगा तो आपकी बॉडी में जो है कि ब्लड की सप्लाई होनी नहीं है, और ब्लड की सप्लाई सही तरीके से नहीं होगी तो हार्ट की वजह से आपका पूरा बॉडी डिस्टर्ब होगा सर। जी। और पूरा पूरा बॉडी डिस्टर्ब होगा तो सबसे पहले तो ये दिक्कत आना शुरू होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं जिंदा तो हूं लेकिन मरे लाश की समान हूं। मतलब कि जिनको कहते हैं ना कि जिंदी लाश। जी। चल फिरने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि हाथों पैरों में ताकत नहीं है, दम नहीं। सर सीधी सी बात है, आप कुछ भी खा लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन आपके सेल तक तो पहुंचना ही चाहिए। और सेल तक को पहुंचाने के लिए ब्लड जो है कि हीमोग्लोबिन ये सारा काम करता है। हीमोग्लोबिन को आगे धक्का मारने का काम हार्ट करता है, और हार्ट ही आगे जो है कि सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहा है, हार्ट खुद परेशान है। तो फिर जो है कि इसका असर हमारी सारी की सारी बॉडी के ऊपर होता 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 और होता ही है। जी। तो इसके अंदर अगर आपका हार्ट कमजोर हो चुका है सर 25%, मैं तो ऐसे भी पेशेंट्स को देखा है सर जिनके रिपोर्ट में ये आया है कि भाई उनका 5% ही हार्ट काम कर रहा है, 5 to 10 इतना ही काम कर रहा है और वो कुछ ही दिनों के मेहमान है। लेकिन उन लोगों ने जब शुरू किया सर तो थोड़ा लोडिंग डोज के साथ, देखिए किसको कितना डोज देना है इसके लिए आपके हार्ट का जो है एंजियोग्राफी रिपोर्ट एक बार देखना पड़ेगा सर, और दिखा देना है। आपने अगर जो भी रिपोर्ट करवाया है वो आपकी जो है कि जो भी आपके अपर्स लोग हैं उनके पास एक बार भेजिए, तो वो आपको डोज जो है कि सजेस्ट कर लेंगे कि आप इतना डोज लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, मैं पिछले 10 दिनों से 5 दिनों से कह रहा हूं कि अगर हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, चाहे वो हार्ट ही क्यों नहीं है, हार्ट भी एक ऑर्गन है सर जी, और हार्ट अगर डैमेज हो गया है तो जिस प्रकार हमारी किडनी दोबारा से वापस बन सकती है, जिस प्रकार हमारी पेनक्रियाज वापस बन सकती है, जिस प्रकार हमारा लीवर वापस से जो है कि एक्टिवेट हो सकता है यानी कि पूरा बन सकता है, ब्रेन तक वापस हमारा डेवलप हो सकता है सर, ऑल ओवर ऑर्गन जब वापस बन सकते हैं तो हार्ट क्यों नहीं। जी। और हार्ट भी बन ही सकता है सर। तो यहां पर जो है कि आपकी जो है कि डोजेज क्या होगी,
अगर आपके हार्ट बीट कम आ रहे हैं, अगर आपके जो है कि हार्ट का जो हालत है वो परसेंटेज बहुत डाउन है, और उसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको पता ही है। बीपी के ऊपर हम अभी बात करने ही वाले हैं थोड़ी ही देर में। जी है कि हार्ट की मतलब कि अगर आपके वाल्व, कई लोगों के तो जो है कि कहते हैं कि वाल्व भी खराब हो चुके हैं, तो नो प्रॉब्लम, उसके लिए वाल्व का भी जो है कि ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करते हैं, कराते भी हैं सर लोग बहुत सारे। लेकिन उसका कोई जो है कि परमानेंटली सॉल्यूशन वो नहीं हो सकता सर। अगर उसको परमानेंटली, आप सोचिए सर, वाल्व भी किसका बनाया है? वाल्व को बनाने वाला भी तो जो है कि स्पेशलाइज सेल ही है सर, एक स्टेम सेल ही है, क्योंकि हार्ट को बनाने वाला ही जब स्पेशलाइज सेल है तो वाल्व तो उसका एक पार्ट है सर जी, उसका एक जो है कि वो है, तो वो ऑटोमेटिक ठीक होगा। तो आपको स्टेम सेल लेने से आपका हार्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके हार्ट में जाती है तो वहां पर जो है कि हमारे डोरमेंट स्टेम सेल होते हैं, उनको एक्टिवेट करने का काम करती है, और जब हमारे स्टेम सेल एक्टिवेट होते हैं तो नए कार्डियक सेल बनना शुरू हो जाते हैं। और जब नए कार्डियक सेल बनते हैं, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें बड़ी ताकत होती है सर, और जैसे जैसे आप जवानी की तरफ जाता है तो और ताकत आती है। प्रॉब्लम तो बूढ़ापा आने के बाद आती है ना सर। तो कहने का मतलब कि ये सेल भी जो एक्टिवेटेड होंगे, और उसके साथ जैसे कि मैंने बोला है कि 15 इंग्रेडिएंट दूसरे भी हैं, तो वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे सर, उनको जो है कि सारी तरीके से न्यूट्रिशंस देंगे, उनको जो है कि एकदम से जो है कि नर्चर करेंगे सर। और नर्चर करने के लिए ही 15 जो है कि सेचेट और साथ में, मतलब कि 15 इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, वो सेल आपका नर्चर हो जाएगा सर। और उसका भी मल्टीप्लाइकेशन होना है, जब बार बार लेते हैं तो रोज नए सेल बनेंगे, और धीरे धीरे आपका हार्ट एकदम से, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो आपका हार्ट बुस्ट हो जाएगा सर। अगर आपका हार्ट बुस्ट हो गया, एक बार एकदम से नया हो गया, तो नया का काम जो है कि नए के तरीके से उसका पंपिंग भी जोरदार होगा सर, और उसका सारे के सारे एक्शन एकदम से जोरदार होंगे, तो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज जा सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड इश्यूज में एक जो है कि ब्लॉकेज भी आता है सर, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सर, हमारे हार्ट के जो है कि दिल के आकार का 4 पार्ट होते हैं जी। यूं और यूं, अगर 4 पार्ट होते हैं सर, उसमें जो है कि यहाँ से एक होता है, बीच में 4 जो है कि वॉल्व होते हैं, फिर नीचे नीचे से जो है कि हार्ट जब ऊपर से पंप करता है, तो नीचे वाली वेन से जो है कि निकल के जो है कि पूरी जो है कि बॉडी के अंदर जो है कि वो हार्ट होता मतलब कि ब्लड को जो है कि सप्लाई करता करता वो ब्लड पहुंचता है, इस सिस्टम के साथ जुड़ा होता है हमारा लंग्स, लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर आकर हार्ट क्या करता है कि जो साथ में जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड लाया है, उसको जो है कि चेंज करता है, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करके उस ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है थ्रू नाक, यानी कि नोज के थ्रू बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो ब्लड शुद्ध हो जाता है, वो फिर से हार्ट में आता है, और हार्ट फिर से उसको पंप करता है, और फिर बॉडी पूरी, यानी कि हार्ट का काम यह है कि आपकी बॉडी या आपके सेल्स को जो भी ब्लड जो है कि अवेलेबल करवाएगा वो एकदम शुद्ध होगा सर। ये सारा काम, ये पूरी जो है कि संरचना चलती रहती है। अब बात क्या है कि सर, मैंने कल ब्लॉकेज के ऊपर जब बात की थी, नॉर्मली ये जो अल्जाइमर के ऊपर बात की थी, तो मैंने ब्लॉकेज की बात की थी थोड़ी सी। तो हमारी हार्ट के अंदर भी जो अरेटरीज है सर, 3 है। तो जो है कि ब्लड के थ्रू जो है कि ब्लड जब बार बार आता और जाता है, आता और जाता है, जब हम खाने का ध्यान नहीं रखते, बहुत सारी जो है कि प्रोटोलाइटिक चीजें खाना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारा जो है कि अव्यवस्थित जिंदगी, बहुत सारे कारण है सर, उसकी वजह से ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, तो एक्चुअली वैसे भी जमा होता ही है सर। मतलब कि ब्लड जब बार बार आता और जाता है, तो जो हमारी वेन है, जो हमारी एरेटरी है, उसके अंदर जो है कि अंदर की दीवार के ऊपर जो है कि वो सारा का सारा क्षार जमा हो जाता है सर जी। और वो क्षार को तोड़ने वाले बहुत सारे जो है कि एंजाइम्स पैदा करने के लिए स्पेशलाइज सेल हमारे डॉक्टर यानी कि भगवान ने बना के रखे हैं, कि रोज जितना भी वो क्षार जमा होता है उसको जो है कि तोड़ने का काम हो जाता है। लेकिन जब किसी कारणवश हमारे वो जो क्षार को तोड़ने वाले एंजाइम को कोएंजाइम कहते हैं सर उसको, उस एंजाइम को तोड़ना मतलब बनाने वाले सेल जब डैमेज हो जाते हैं, तो वो जब वो सेल डैमेज हो जाते हैं तो सर कोएंजाइम पैदा नहीं होता। और जब वो एंजाइम पैदा, एंजाइम का मतलब एक प्रकार का रस होता है सर, रस कह सकते हैं उसको, इंग्लिश में रस नहीं, हिंदी में रस कहते हैं सर। एक एंजाइम ही उसको कहा जा सकता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है सर, जो पड़ता रहता है। लेकिन जब वो लिक्विड नहीं बन रहा होता है,
तो फिर आपकी जो एरेटरी के अंदर जो है कि जो दीवार, अंदर की दीवार की तरफ जो क्षार जमा हो रहा है वो टूटेगा नहीं, और वो नहीं टूटेगा तो धीरे धीरे वो रास्ता सकड़ा होने लग जाता है। और सकड़ा जब होने लगता है तो हार्ट को, ब्लड को आगे पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर, बहुत जोर लगाना पड़ता है। अब एक्चुअली अपना हार्ट ऑलरेडी कमजोर है सर, क्योंकि कार्डियक इश्यू है, और उसको और ज्यादा जोर लगाना पड़े तो बहुत बहुत संभावना है कि आपका हार्ट फट सकता है सर। और हार्ट जब फट गया, उसी को कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। हेलो जी, उसको क्या कहेंगे आप कि भाई इसका कार्डियक अरेस्ट हो गया, यानी कि हार्ट फेल। और जैसे ही हार्ट फेल हुआ, आदमी सीधा ही ऊपर जी। तो ये इसकी वजह होती है सर। और कभी कभी तो ये हो जाता है सर कि फिर वो अमुक एरेटरी में जो है कि पूरा ही ब्लॉकेज आ जाता है, अब आगे ब्लड जा ही नहीं रहा है, तो छाती में दुखने लगता है। देखिए, एक में आएगा तो चलेगा, छाती में दुखेगा लेकिन मरेंगे नहीं, दूसरी में आ गया तो मरने का खतरा पैदा, और तीसरी में आ गया तो आदमी तुरंत ही मरेगा सर। देखना कई वो लोग जो है कि बैठे बैठे जो है कि आपसे बात करते करते 2 ही मिनट में उनको, देखिए ये एक दिन में नहीं होता, इसका लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते सर। कभी कभी बहुत सारे चेस्ट में पेन होने का शुरू होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, लेकिन हम लोग सोचते हैं सर हुआ होगा यार, थोड़ा बहुत एसिडिटी हुई होगी कि ये वो थे इसकी वजह से, या फिर मैं रात को सोने को ध्यान नहीं रखा इसके लिए ये वो थे। याद रखना सर, जेंट्स अगर है राइट साइड में, अगर आपका हार्ट पेन कर रहा है दुखी मत होइए सर, वो हार्ट की वजह नहीं है। लेकिन लेफ्ट में अगर हार्ट पेन कर रहा है तो उसको हल्के में मत लेना सर। लेफ्ट साइड से अगर जेंट्स है तो लेफ्ट साइड से, और लेडी है तो राइट साइड से जी। अगर पेन होना शुरू हो रहा है तो उसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, ब्लॉकेज हो सकता है सर जी। और ये होते होते तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट कैसा काम करेगी, इसका मैं थोड़ा सा मोड ऑफ एक्शन आपको जो है कि बता देता हूँ, और फटाफट बता देते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन ऐसा है सर कि जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम इसलिए आई है कि हमारा जो कोएंजाइम पैदा होता है, जो एंजाइम्स पैदा करता है, वो सेल डैमेज होने की वजह से जो हमारी एरेटरीज है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है, यानी जिसमें ब्लड आता और जाता है, उसको हिंदी में रुधिर वाहिनियां कहते हैं जी, रुधिर वाहिनियां जी। तो उसके अंदर जो जमा हो गया है उसको तोड़ इसलिए नहीं पा रहा, वो हर रोज जमा होता था सर, लेकिन पहले टूट जाता था, वो खत्म हो जाता था क्योंकि हमारा एंजाइम्स पैदा हो रहा था। लेकिन एंजाइम पैदा करने वाली मशीनरी, यानी कि वो सेल जब डैमेज होते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है सर। और इस प्रॉब्लम को तो हमारी प्रोडक्ट जाके क्या करेगी, उसके अंदर देखिए डॉक्टर्स क्या रास्ता करेंगे, अगर ब्लॉकेज आ गया तो रास्ता क्या है उनके पास। अभी तो बहुत सारे मतलब कि एक रास्ता नया आ गया, लेकिन जब ये नया नहीं था तो पहले डॉक्टर एक ही काम करते थे। जब ब्लॉकेज आ गया है या ब्लॉकेज हो गए, किसी को 20%, 50%, 100%, 3 ब्लॉकेज, 2 ब्लॉकेज, 10 ब्लॉकेज, इस प्रकार के ब्लॉकेज होते थे सर। तो डॉक्टर एक ही बात करता था कि वो चेस्ट को ओपन करता था सर, सर्जरी करके, और हार्ट को बाहर निकाल के जो वेन ब्लॉक हुई है सर, उस वेन को जो है कि ओपन करने का काम करते थे सर। तो इसको बाईपास सर्जरी कहते थे। बाईपास सर्जरी अगर आपको समझना है तो बाईपास कैसे होता है कि उसको जो है कि ओपन करने का काम वो करते नहीं थे सर, क्योंकि ओपन करने का काम करने जाए तो आदमी मर सकता है। इसलिए वो क्या करता है, जैसे कि हम लोग बड़ौदा में रहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। बड़ौदा में रहते हैं तो बड़ौदा में जो है कि एक जो है कि एंटर है और एक एग्जिट है जी। मतलब कि नॉर्थ की तरफ एंटर है होगा अगर कोई नॉर्थ से आएगा तो, और जो है कि साउथ की तरफ जो है कि एग्जिट होगा। तो ये जो है कि अब रास्ता बीच में कहीं बंद हो गया, तो हमारी सरकार ने क्या काम किया है कि बाईपास दे दिया जी। मतलब कि बारों बार, यानी आपको सिटी में जाने की, यानी कि आपको शहर में जाने की जरूरत ही नहीं है बारों बार। तो इसी को बाईपास सर्जरी कहते हैं कि जहां से ब्लॉकेज हो गया है उसकी छेड़खानी वो करते नहीं है सर। वो करते नहीं थे, वो क्या करते थे, कहीं और से वेल लेके जहां से ब्लॉकेज आया उससे पहले से उसको कट करके उसको बाईपास दे देते, यानी दूसरी वेन जोड़ देते, जहां से खोला तो ये रास्ता खुल जाता। दैट इज कॉल्ड जो है कि बाईपास सर्जरी, वो बाईपास सर्जरी कहलाती है सर। और वही एक रास्ता था पहले, लेकिन अभी जो है कि साइंस ने बहुत प्रगति की, और ये कि यार ये बहुत पीड़ादायक है और बहुत समस्या वाली है और जान का बहुत तगड़ा खतरा है। इसलिए जो है कि बाईपास सर्जरी जो है कि का जो है कि विकल्प क्या हो सकता है, तो लोगों ने कहा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आई है ना सर, ये प्रॉब्लम इसलिए आई है कि अमुक जो है कि हार्ट की एरेटरी के अंदर ब्लॉकेज आ गया है, तो ब्लड की सप्लाई आगे नहीं जा पा रही है।
बस यही दिक्कत है। तो इसको खोलने के लिए लोगों ने जो है कि नया एक फार्मूला ढूंढ लिया है, उसको कहते हैं सर एंजियोप्लास्टी। जी, एंजियोप्लास्टी और कुछ नहीं होता, एक स्टेंट होता है सर। मैं कीमत के ऊपर नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि कीमत बताऊंगा तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, इसलिए उसकी कीमत मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन सर एक एक स्टेंट ही होता है। और वो क्या है कि जैसे कि हमारी जान, देखिए सर, हमारे हार्ट तक जो है कि हर एक वेन पहुंचती है सर। तो उस वेन को ढूंढ लिया जाता है, जैसे कि जांग हुई या फिर हाथ हुआ, तो यहाँ से जो हार्ट में जो ब्लॉकेज वाली वेन है उसको ढूंढ के उसके अंदर यहाँ से जो है कि थोड़ा सा पंचर करके जो कि यानी कि हार्ट से थोड़ा यहाँ से पंचर करके उसके अंदर वो स्टैंट और कुछ नहीं होता सर, एक भूंगरी टाइप का होता है, जो उसको जो है कि वैक्यूम के साथ लगाया जाता है। और वैक्यूम देते 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 उसको आगे 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 करते करते कंप्यूटर में देखना हो, कुआ का फार्मूला है सर, आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो स्टेंट जो है कि वैक्यूम के प्रेशर से जो है कि जहां पर ब्लॉकेज आया हुआ होता है, जहां से रास्ता बंद है, उसके बीच में जाके फिट हो जाता है। और वो जैसे ही बीच में जाके फिट हुआ, तो वहां से जो है कि हमारे जो है रक्त की यानी कि ब्लड का आवागमन शुरू हो जाता है, यानी आपका ब्लॉकेज खुल गया। इसको कहते हैं सर एंजियोप्लास्टी। तो हार्ट का जो है कि डिसऑर्डर ये सबसे पहला है सर, ब्लॉकेज। तो कहने का मतलब ये है कि सर कि अगर ये उपाय आपने और किसी ने किया है, चाहे एंजियोप्लास्टी की है या फिर आपने बाईपास सर्जरी की है, कुछ केसेस के अंदर जो है कि बाईपास ही करना पड़ता है। मैडम का ही एक केस था जिसमें बाईपास ही करना पड़ा क्योंकि एंजियोप्लास्टी उसमें चला नहीं, बाय द वे। तो करना ही पड़ता है। तो क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया सर? तो मैं ये कहूंगा सर कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ सर। अगर आपने एंजियोप्लास्टी करवा दी है या बाईपास सर्जरी भी करवा ली है, तो जिस वजह से आपको ब्लॉकेज आया था वो वजह का तो सॉल्यूशन हुआ ही नहीं है सर। तो फिर आपका जो है कि वो क्षार फिर जमा होने वाला है, उसको तोड़ने वाला कोई है नहीं। तो आज नहीं तो कल फिर आपका जो है कि ब्लॉकेज आना तय है सर, और आना तय है और आना तय है, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो है कि आपको अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए सर, तो परमानेंट सॉल्यूशन का एक ही तरीका है कि अगर आपको हार्ट से दूसरे, जैसे कि हार्ट बीट की प्रॉब्लम है, आपको पंपिंग का थोड़ा दिक्कत आ रहा है, आपका हार्ट जो है कि बहुत कमजोर हो चुका है, तो इन सारी चीजों का आप देखिए सर, कहते हैं कि बीमार व्यक्ति को आप कितना भी न्यूट्रिशन खिला दीजिए सर, कितना भी आप उसको जोरदार जो है कि प्रोटीन देने वाला खाना खिला दीजिए, क्या होगा सर उसका? कुछ नहीं हो सकता सर। ऐसे ही जो हमारे सेल ऑलरेडी डैमेज है या फिर ऑलरेडी बीमार है, उनको आप कितना भी ये सब दे दीजिए ना, उससे कुछ नहीं होने वाला सर। क्योंकि जब तक आपका कार्डियक सेल दोबारा से नहीं बनेगा, तब तक आपका हार्ट वापिस से जो है कि सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं करेगा सर। तो हार्ट रिलेटेड जो जो आपकी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन चाहिए तो हार्ट को मजबूत करना पड़ेगा। और हार्ट मजबूत तभी हो सकता है जब आपके बॉडी में, आपके हार्ट में जो है कि दोबारा से कार्डियक सेल बन जाए। और कार्डियक सेल जब फ्रेश बनेंगे और जब जबरदस्त तरीके से बनेंगे, तो आपका आपका हार्ट नया हो जाएगा। हार्ट नया होने से भी कुछ नहीं होता, ब्लॉकेज तो फिर भी आएगा ना सर। तो ब्लॉकेज को खोलने के लिए, यानी कि ब्लॉकेज में आपने बाईपास करवा दिया है या फिर आपने एंजियोप्लास्टी करवा दिया है, अगर ये सारी चीजें भी आपने अगर करवा ली है तो भी उसका सॉल्यूशन होगा नहीं सर, क्योंकि वो दोबारा से उसका ब्लॉकेज आएगा। क्योंकि जिसकी वजह से ब्लॉकेज हुआ है उसका सॉल्यूशन वजह ये थी कि हमारा जो एंजाइम्स पैदा होता है, को एंजाइम, जो इस जो है कि क्षार को तोड़ने का काम रात दिन करता है सर, वो नहीं पैदा हो रहे क्योंकि वो सेल मर गए। तो आपको जरूरत है कि उस सेल को दोबारा से बना दिया जाए, और को एंजाइम पैदा करने वाले स्पेशलाइज सेल दोबारा से बन गए, तो फिर जितना भी जो है कि क्षार जमा हो जाए आपके जो है कि आर्टरीज के अंदर, वो रोज का रोज टूट जाएगा और ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ सर, इसका मोड ऑफ एक्शन यही है कि जब आप ये स्टेम सेल लेते हैं, तो हमारा स्टेम सेल क्या करेगा कि हमारे जो कार्डियक सेल, मतलब कि हार्ट के पास जो ऑलरेडी जो है कि डोरमेंट फॉर्म में स्टेम सेल पड़े हैं, वो जो है कि एक्टिवेट होंगे। और वो जब एक्टिवेट होंगे तो वो कार्डियक में रूपांतरित होंगे, और कार्डियक में जब रूपांतरित हो जाते हैं सर, तो नए कार्डियक बन जाएंगे। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने 15 दूसरे और उनको बताया, उनको प्रोटेक्ट भी मिलेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा, सब कुछ होगा, और वो फटाफट से आगे बढ़ेंगे, तो आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा। और यही जो है कि हमारा जो कोएंजाइम पैदा करने वाले स्पेशलाइज सेल है, उनको भी दोबारा से बना देगा। और उनको भी दोबारा से बनाने के लिए जो है कि बना दिया है
तो फिर जो है कि आपका कोएंजाइम अंदर से ही पैदा होना शुरू हो जाता है, और जो आपका क्षार रोज जमा हो रहा है उसे रोज का रोज तोड़ दिया जाएगा, तो ब्लॉकेज आने की संभावना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है सर, याद रखना। हमारी प्रोडक्ट जो है कि इस तरीके से वर्कआउट करती है, लेकिन एक बात याद रखना सर कि अगर किसी को स्टेंट डाला है, हेलो, मेरी बात खास ध्यान रखना सर, अगर किसी को स्टेंट डाला गया है तो प्लीज जो है कि 6 महीने तक, आफ्टर 6, मतलब कि 6 महीने, मतलब कि 6 महीने तक आपको जो है कि ये प्रोडक्ट उसे नहीं देना चाहिए। हेलो, वो इसलिए नहीं देना चाहिए सर, इसके पीछे एक वजह है, और वजह यह है कि अगर कोई सा भी फॉरेन बॉडी पार्ट जो है कि पार्टिकल या फॉरेन बॉडी पार्ट, यानी कि बाहर से बॉडी में कोई भी अंग को अगर इम्प्लांट किया गया है, ये नॉट ओनली स्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं जो है कि हर एक ऑर्गन के ट्रांसप्लांट के बारे में भी बात करूंगा या कर रहा हूं। अगर आपका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, या हार्ट तो बहुत कम लोगों को हो पा रहा है सर, नहीं तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरीके की कोई चीज अगर डाली गई है, लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है, तो प्लीज जो है कि उन लोगों को 6 महीने तक आपको जो है कि स्टेम सेल नहीं देना है सर। जी, वो क्यों नहीं देना है, उसके पीछे वजह है। उसके पीछे वजह है कि देखिए, फॉरेन बॉडी पार्टिकल जो भी होता है, यानी कि बाहर से जो भी अंग ट्रांसप्लांट किया जाता है या जो चीज हमारी बॉडी में डाली जाती है, तो वो हमारी बॉडी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती सर। भले डीएनए मैच कर रहा है या सब कुछ मैच कर गया, बावजूद इसके भी वो आसानी से उसको जो है कि सेट नहीं होने देगी। और उसको सेट करने के लिए जो है कि डॉक्टर्स लोगों ने क्या किया होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारी जो इम्यून, क्योंकि इम्यून सिस्टम का यही है कि बाहर की फालतू की चीज आई उसको वो सीधा बाहर फेंक देता है सब, उसको जो है कि एक्सट्रैक्ट करने का काम ही करेगा। तो वो जो है कि वो बाहर फेंकने का काम करता है, यानी कि हमारी जो रिजेक्शन सिस्टम है वो एक्टिवेटेड हो जाती है सर। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी को जब भी ट्रांसप्लांट करना हो, चाहे किडनी हो, लीवर हो, हार्ट से रिलेटेड हो, या फिर आपका ये जो कि स्टेंट की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके के कोई भी चीजें होती है, तो जब उनको अपनी बॉडी में डालना है, यानी कि ट्रांसप्लांट करना है या फिर उसके अंदर इम्प्लांट करना है, तो उस समय में जो है कि हमारी इम्यूनिटी को डाउन करने की थेरापी डॉक्टर्स ने दे रखी होती है, ताकि हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाए, और उसने जो पार्ट लगाना है वो लगा लिया, और फिर वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का जो है कि पूरा कोर्स दिया जाता है सर। तो ये सारा सेट होने में 6 महीने का टाइम लग जाता है सर। अब बात यह है कि एक बंदे को जो है कि प्रॉब्लम आ गई, और उसने जो है कि इस तरीके का कोई काम कर लिया, और फिर वो हमसे मिल गया यार, या आपसे मिल गया, तो आपने बोला कि सर आपको स्टेम सेल लेना चाहिए, उसने स्टेम सेल लिया, तो सर हमारा स्टेम सेल क्या करेगा कि वो तो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, और डॉक्टर ने उसको इम्यूनिटी डाउन करने की थेरापी दे के रखी है सर। तो अगर हमारे इसकी वजह से बूस्ट हुआ, तो उसने जो पार्ट लगाया वो थ्रू आउट हो जाएगा बॉडी से। इसलिए प्लीज इतना थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई भी ट्रांसप्लांट हुआ है या इस तरीके की कोई भी घटना अगर आपकी बॉडी में हुई है सर, या करवाई है आपने, तो 6 महीने तक नहीं देना है। लेकिन 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 6 महीने के बाद में उसको ये स्टेम सेल जरूर जरूर और जरूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उसने जो भी ट्रांसप्लांट किया या जो भी उसने इस तरीके का काम किया है डॉक्टर्स ने, वो परमानेंटली नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेरी सॉल्यूशन दिया गया है। जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई, जैसे कि कार्डियक इश्यू की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम आई, आप भले दूसरा करो, लेकिन कार्डियक इश्यू आया क्यों? डायबिटीज की वजह से आया जी है, या फिर और कोई वजह थी उसकी वजह से। तो वजह के ऊपर सॉल्यूशन नहीं होगा, तो जो नया लगाया उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आएगी ना सर। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके का अगर कुछ घटना आपकी बॉडी में घटी है, तो आफ्टर 6 मंथ आपको जरूर लेना चाहिए। और आप जो है कि ज्यादा नहीं, कुछ समय के लिए अगर व्यवस्थित तरीके से ले लेंगे, तो दोबारा से आपको ये जो है कि फिर से जो है कि बाईपास सर्जरी करने की जरूरत या फिर और भी कोई ट्रांसप्लांट करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी सर। तो ये स्टेम सेल इस तरीके से इसके अंदर काम कर सकता है सर। और मैं आपको इतना पक्का कह रहा हूं, देखिए सर, मुझे तो पता है सर कि हार्ट को लेके लोग बहुत घबराते हैं। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। मैं किसी के ऊपर टीका नहीं करूंगा सर, लेकिन ये बात है कि जब एक बार थोड़ा सा भी पेन होना शुरू हुआ, अगर 20%, 40% या 60% भी ब्लॉकेज आ गया, या हार्ट थोड़ा कमजोर होने लगा है, तो डर जाते हैं लोग कि भाई, डरना तय है सर, क्योंकि उसकी वजह से मर सकते हैं।
क्योंकि उनको ये बोला जाता है कि आप तीसरी सीढ़ी उतरेंगे नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बंदा बोला कि मुझे तीसरी सीढ़ी उतरनी नहीं है, बताइए करना क्या है? तो क्या आपको जो है कि ये करना पड़ेगा। तो ठीक है सर, कर लीजिए। लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं हो पाता सर। लेकिन ये स्टेम सेल की थेरापी से जो है कि आप जो है कि इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। जी मैम, आगे का कौन सा डिजीज आप लेना लेना था? सर प्रोस्टेट को ले लीजिएगा आप। हाँ, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट एक बहुत देखिए सर, ये जो है कि बहुत भयंकर रोग है। और वैसे पहले पहले ये है कि बहुत भयंकर नहीं लगता सर, लेकिन ये आगे चल के हो सकता है कि कैंसर में परिवर्तित हो जाए, तो जो है कि जानलेवा साबित हो सकता है सर। और वैसे भी जानलेवा होता है सर। ये होता क्या है, ये सर एक रेस्पिरेटिव सिस्टम, सॉरी अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, उसका एक पार्ट है सर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब यह है कि ये जो है कि जेंट्स में पाया जाता है सर, लेडीज में नहीं होता। जेंट्स के अंदर पाया जाता है। और आप जो है कि जेंट्स के अंदर जो 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 मूत्राशय होता है सर, मूत्राशय को क्या कहते हैं सर? बाय द वे, जो यूरिन जहाँ पर इकट्ठा होता है सर, मूत्राशय उसकी को कहते हैं। उसको जो है कि घेरे हुए होता है, एक प्रकार की ग्रंथि है सर। जैसे थायराइड ग्रंथि यानी ग्लैंड कह सकते हैं इसको आप, दूसरी भाषा में ग्लैंड कह सकते हैं। ग्लैंड इसके लिए एकदम परफेक्ट शब्द है सर। तो ग्लैंड है सर। और ये क्या है कि ये सभी को होती है सर, सभी के अंदर होती ही है। लेकिन ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती है। और ये जब कहते हैं प्रोस्टेट आपका जब बढ़ना शुरू होता है, तो उसकी वजह से समस्या नंबर 1 ये लमसम आफ्टर 50 जेंट्स के अंदर है कि 50 साल की उम्र पास करने के बाद जो है कि ये शुरुआत हो जाती है सर। और कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिएगा उसको। और वो सिम्टम्स ये है सर कि जैसे कि अक्सर रात के समय में बार बार जो है कि आपको यूरिन करने जाना, रात भर में 4-5 बार आप जाते हैं। फिर यूरिन करने पर भी जो है कि जिस फ्लो से आपका यूरिन आ रहा है, वो यूरिन आपका हो सकता है कि नहीं आए। मतलब कि जिस फ्लो से यूरिन आना चाहिए, वो फ्लो जो है कि डाउन हो जाता है सर। यूरिन करने के बाद में भी व्यक्ति को ऐसा फीलिंग आता है कि भाई मुझे थोड़ा और मैंने अगर किया होता तो अच्छा, लेकिन होता नहीं है सर। जी, तो बार-बार यूरिन आना, यूरिन को करने में दिक्कत आना, फिर जो है कि यानी कि ये जो यूरिन से लेके प्रॉब्लम्स है सर, वो सारे के सारे इसकी वजह से शुरू हो जाएँगे आपको। और इसमें सूजन की वजह से भी ये हो सकता है। और ये धीरे-धीरे जब बढ़ता है तो क्या होता है सर कि ये एक्चुअली क्या है सर कि हमारा जो सीरम होता है, सीरम को वीर्य कहा जाता है। जी, जो वीर्य होता है उसके अंदर जो है कि कुछ एंजाइम्स मिला के वो ऐसा करता है कि वो थ्रू यूरिन उसको, यानी यूरिन के रास्ते उसको बाहर निकालने का काम जो है कि हमारा ये प्रोटेस्ट ही करता है सर। तो ये जब ग्लैंड बढ़ने लगता है, तो ये जब बढ़ने लगता है तो आपका यूरिनरी जो वे है वो दबने लग जाता है सर। और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत आती है। तो इसका भी उपाय यही है सर कि और इसका अगर ध्यान नहीं दिया जाए सर, तो ये जो है कि मैलिग्नेंट में परिवर्तित भी हो जाता है सर। कई लोगों को प्रोस्टेट का कैंसर भी हो सकता है सर, अगर टाइम से उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए। अब डॉक्टर के पास इसका सीधा एक ही उपाय है कि वो एक ही बात बोलेंगे सर कि पहले तो थोड़ी दवा दे के देखेंगे कि भाई वो जो है कि वापस रिकवर हो जाए, लेकिन रिकवर नहीं होता है। तो उस समय में जो है कि उसका जो है कि सर्जरी करके जो है कि उसको जो है कि सर्जिकल प्रोसेस से जो है कि प्रोटेस्ट जो है कि जो बढ़ गया है उसको बाहर निकालने का काम किया जा सकता है सर, और करते हैं सर। तो यही जो है कि प्रोस्टेट होता है सर। और ये नॉर्मल रोग नहीं है सर, बहुत खतरनाक रोग है। इसको आप हल्के से मत लीजिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल तभी तक है या जब तक कि वो कैंसर में परिवर्तन नहीं हो जाता। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने कहा कि ये जेंट्स में ही होता है और आफ्टर 50 ये लमसम हो जाता है सर। और इसका आपको खास ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्टेम सेल इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि स्टेम सेल जो है कि उस बढ़े हुए जो है कि प्रोटेस्ट को जो है कि प्रोस्टेट को जो है कि वापस रिकवर करने में आपकी 1000% मदद करता है। और इसका तो मैं आपको डोज़ भी बता ही देता हूँ सर। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका रिज़ल्ट लिया है। छत्तीसगढ़ में मैंने 2 लोगों का जो है कि रिज़ल्ट इसमें बहुत ख़ास करके लिया था सर।
और अपने गुजरात में भी बहुत सारे लोगों को लिया है। तो आप जो है कि ज्यादा नहीं सर, 4 सैचेट जो है कि डेली के आपको लेने पड़ेंगे। और फर्स्ट 3 मंथ आप 4 सैचेट ले लीजिए, उसके बाद 2-2 सैचेट, और फर्स्ट 3 मंथ के अंदर ही आपका रिपोर्ट जो है कि 100 से जो है कि बहुत कम मतलब कि नॉर्मल के ऊपर 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 जो है कि आपका आ जाएगा सर। इसको लेके, जी, इसको लेके जो है कि आपको जो है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि प्रोटेस्ट प्रोस्टेस्ट जो है कि नील का रिपोर्ट आपको चाहिए, तो मैक्सिमम आपको जो है कि 5 से 6 महीना लेना पड़ेगा। पहले 3 महीने, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है कि 50 के बाद ही होता है, और ये शिकायत जो है कि लमसम लमसम 50 ईयर के बाद ही सामने आती है। तो उनके उम्र के आधार के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि आपको रोज का 4 सैचेट लेना चाहिए। 3 महीने के अंदर ही आपको बहुत जबरदस्त रिपोर्ट, आज आप रिपोर्ट करवा लीजिए, 3 महीने के बाद आपको रिपोर्ट देख के आपको एक बार कूद पड़ेंगे सर। जी, अरे ये तो नॉर्मल पेशेंट प्रोस्टेट की मैंने बात की है, मैं जो रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ वो प्रोस्टेट कैंसर की बात कर रहा हूँ सर। उसके अंदर जो है कि 3 महीने के अंदर बहुत भयंकर रिजल्ट मिले हैं, और आपको मैक्सिमम 5 से 6 महीना, उसके बाद जो है कि डोज आपका कम हो जाएगा। हो सकता है कि उसके बाद तो आपको रोज के 2 ही लेने पड़े, और 6 महीने तक लीजिए, उसके बाद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर आपका जो है कि क्योर ये पक्का हो सकता है सर, क्योंकि आप समझ लीजिए सर कि वो भी एक ऑर्गन ही है, और ऑर्गन को जो पैदा करने वाले सेल है वो स्पेशलाइज सेल है, और स्पेशलाइज सेल के मतलब कि डिसऑर्डर की वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और स्टेम सेल जो है कि स्पेशलाइज सेल को दोबारा से रिजेनरेट कर लेता है, और इसकी वजह से उससे लेके जो जितने भी डिसऑर्डर्स है वो ऑटोमेटिकली जो है कि सॉल्व हो जाते हैं सर। और आप इससे बिल्कुल मुक्ति पा सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से मुक्ति, क्योंकि ग्लैंड वाली जो चीजें होती है, जैसे कि मैंने थायराइड भी बोला था, थायराइड की तो हमने शायद चर्चा ही नहीं की, लेकिन इतना आज ही कह देता हूँ कि थायराइड में भी जो है कि 3 ही महीने में बहुत भयंकर रिजल्ट मिल जाते हैं, और उसके बाद बहुत ज्यादा लंबा लेने की जरूरत नहीं होती। और कोई डिजीज है तो बताइएगा। मुझे लगता है कि आज का जो है कि लमसम लमसम पूरा सर होना, एक या आपका क्वेश्चन है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर में डेवलप हो गया है तो? हाँ मैडम, देखिए, मैंने कैंसर के ऊपर जो है कि एक दिन लमसम 1 घंटा तक बोला है, और आप सभी लोगों ने सुना है कि कैंसर के अंदर हमारी प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगी। जी, यानी कि हमारा जो स्टेम सेल है वो कैंसर को कैसे खत्म कर सकता है। तो मैंने जैसा कि बोला कि जो है कि कैंसर को जो है कि खत्म करने के लिए हमारी प्रोडक्ट का जो मोड ऑफ एक्शन है वो बहुत बढ़िया है, और वो जो है कि हमारी उस जिस वजह से कैंसर हुआ है उस वजह को ही सॉल्यूशन दे देती है। क्योंकि उसके ऊपर मैं बोलूंगा तो फिर मुझे बहुत ज्यादा टाइम चाहिएगा सर दोबारा से। हमारे उनको मारने वाले जो लाभदायक सेल है हमारी बॉडी में, जो इम्यून सिस्टम के जो सेल है उनको मजबूत कर देती है, और उनको जब मजबूत करती है तो वो कैंसर के जो सेल्स बन चुके हैं, जो टिश्यूज बन चुके हैं, उनके ऊपर हमला बोल के उनको खत्म कर देती है। और दूसरा मैंने जैसे बोला कि जो प्रोस्टेट को जो तैयार करती है, जो ग्लैंड को तैयार करने वाले इम्यून, यानी कि तैयार करने वाले जो स्पेशलाइज सेल है उनको दोबारा से एक्टिवेटेड कर लेती है। तो हमारी वो जो प्रोस्टेट है वो जो जो ग्लैंड है वो ग्लैंड भी दोबारा से रिपेयर हो जाती है, जिस शेप में होती है वो उसी शेप में आ जाती है, और कैंसर से जो प्रॉब्लम आई है उसका जो है कि खात्मा हो जाता है, और ये हो ही जाता है। जी, फाइनली हो जाता है। जी। बढ़िया सर। मुझे लगता है आज का टॉपिक तो हमारा कवर हो गया है। जी, हार्मोनल हार्मोनल का छाया जी सर ने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है, बहुत डिटेल नहीं, अगर में। आप बोलते हैं तो मैं हार्मोनल के ऊपर थोड़ी सी बात कर सकता हूँ, थोड़ी आज ही सी कर लेना है लीजिए तो ले क्योंकि सकते। ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है सर। थोड़ी सी अच्छा, कर लीजिए, हाँ। क्योंकि हार्मोनल डिसऑर्डर जितने होते हैं, फिर हार्मोनल चेंजिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और हमारी प्रोडक्ट जो है कि हार्मोनल चेंजिंग में किस तरीके से काम करेगी। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर निष्णांत भी बैठे हैं, तो सीधा सीधा बोल दूंगा कि आपका हार्मोन लेवल जो है कि अपने आप ऊपर आ जाएगा, तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि भाई कैसे आ जाएगा ऊपर। जी, ये तो उसके ऊपर थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। लेकिन इतना याद रखिए कि हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर है या हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सारे के सारे जो है कि स्टेम सेल के थ्रू जो है कि सॉल्व हो सकते हैं। और इसके ऊपर चर्चा अगर आप चाहें तो नेक्स्ट 11 कभी भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 घंटा हो चुका है।
ओके सर, थैंक यू सर। मैं चाह रही हूँ डॉक्टर भास्कर हमारे साथ हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो हम पूछ ले, क्योंकि वो बिजी रहते हैं और आज अटेंड किया है उन्होंने हमारा सेशन। डॉक्टर जी भास्कर, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है अभी कुछ। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक तो यू। फिर हम ये सेशन को यहीं एंड करते हैं। और मैं एक सेकेंड, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। तो कल जो है मैडम, जो हम बात करेंगे वो होगी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के ऊपर।